हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश आप लेकर न्यू कटन। आज की इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 1 का पार्ट 3 कराने वाला हूं। जैसे कि आप स्टूडेंट को पता होगा कि पार्ट 1 के अंदर मैंने सेट पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर संख्या 1 के पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने 1 से लेकर आपके 22 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। और पार्ट 2 के अंदर मैंने जो कंप्लीट कराए थे 23 से लेकर के आपके 31 का जो ए तक वहां तक कंप्लीट कराया था। अब ये आज के पार्ट 3 के अंदर आपको 31 से बी से लेकर आपके 33 क्वेश्चन 33 पूरा होता है। ठीक है, मतलब कि टोटल आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन आपके बच गए थे, तो उसको मैं आज की इस क्लास में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको बता दूं ये वाला वीडियो आपको इस वाली वीडियो को शुरू से पूरा क्यों देखना चाहिए और उसके पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि जो आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, कल ही आपका एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 10th का। तो उसके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएगा ये। ठीक है, इसके अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ एमसी क्वेश्चन से लेकर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, आपके पीवीसी में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, बार रिपीटेड होते हैं। वैसा भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर, इसलिए आपसे स्टूडेंट को ये वाला वीडियो हमारे फर्स्ट सेट पेपर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा शुरू से एंड तक पूरा देखना चाहिए। पार्ट 7 पार्ट 3 के अंदर आपसे उनको मैं सारे आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए थे उसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। हमारा ज्यादा लंबा छोटी वीडियो नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियो जिससे कि आपको देखने में भी मजा है और समझ में भी बढ़िया तरीके से आए। तो लेट्स डू इट, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड आपसे स्टूडेंट अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लाइक करके अपना वीडियो पे कमेंट जरूर करना है। वीडियो को लाइक करके वीडियो को लाइक करके वीडियो पे कमेंट जरूर करना है। लेट्स डू इट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। हमने पिछली क्लास में 30 का ए तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके 20 से हमारे को करना स्टार्ट करना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार एक जन आंदोलन बन गया, उदाहरण सहित हमारे को वाक्य करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार एक जन आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन बन गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था हमारा, उसके द्वारा वह जो है तो जन आंदोलन बन गया, मतलब कि लोगों का आंदोलन बन गया। जन आंदोलन मतलब कि लोगों का आंदोलन बन गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या करा, बढ़ा चढ़ा करके भाग लिया और उन्होंने आंदोलन किया। तो उसी को बताना है कि जन सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से आपका जन आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन बन गया। ठीक है, उदाहरण सहित करना है। चलो करते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन सही है हमारे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके आंसर आपके एग्जाम का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम पहला पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे, तीसरा ये पॉइंट है हमारा। इसमें मैंने पॉइंट नंबर नहीं डाल रखा है, पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, आपको मैं बता दें तो पहले देखो जितनी भी चीजें मैंने आंसर मैंने जितने भी लिख रखा है क्या, मे भी आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो, बाकी बड़ा नहीं है। बाकी इसको समझ को देखोगे ना, उसको समझ में ना आपको एकदम डिटेल में आएगा, बहुत बड़ी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, देखो। दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ना। ठीक है, इसमें तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के साथ आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ में आंदोलन की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक नमक कानून तोड़ा। नमक एक बुनियादी आवश्यकता थी जिस पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था, मगर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार जमा के बैठी पड़ी थी। और इस प्रतीकात्मक कार्य ने, ठीक है, मतलब इस कार्य ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। ठीक है, मैंने नमन कानून को तोड़ा। ठीक है, तोड़ करके से महात्मा गांधी जी ने लाखों लोगों को प्रेरित करा, एक इंस्पायर करा, जिन्होंने जिन्होंने नमक बनाकर या खरीद कर कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, खरीद कर नमक बना करके या कानून इस नमक को खरीद करके कानून का क्या करा, उल्लंघन करा। ठीक है, मतलब कि जो नमक पे जो ब्रिटिश सरकार को जो अपना अधिकार जमा रखे थे उसको तोड़ा उसने उन्होंने। ठीक है, उसका उल्लंघन किया। तो ये सब किया, तो पहला हम ये लिखेंगे। बाकी आपको ये हेडिंग नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपके साथ में उतना ही, जितना आप पढ़ोगे जितना याद करो उतना मैं भी सेम ही एफर्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, आप जितना मैथ करोगे उतना मैं भी मैथ कर, तो लेट्स डू इट करते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे व्यापक भागीदारी। ठीक है, व्यापक भागीदारी। आंदोलन में पुरुषों, महिलाओं और किसान, मजदूरों, छात्रों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। महिलाओं ने विद्रोह प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों के पिकेटिंग की गई, मतलब कि इसको भाई उसको उपयोग नहीं करना, उसका उपयोग नहीं करना, बहिष्कार करना, ये सब की गई। ठीक है, किया गया, तो ये हम लिखेंगे। एंड तीसरा हम लिखेंगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। लोगों ने ब्रिटिश मानव का बहिष्कार किया, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया, छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज को छोड़ दिया। इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का दबाव पड़ा। ठीक है, कर देने से इंकार। कई क्षेत्रों में लोगों ने करों का भुगतान करने से इंकार कर दिया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। ठीक है, तो आपके 5 पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ से लेकर 4 पॉइंट भी आप लिख देते हो, 4 पॉइंट भी आप लिख दो तो 5 मार्क्स आपके फिक्स है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट मिलने से कोई भी 4 पॉइंट लिखना,
कोई भी 4 पॉइंट लिया और लास्ट में आपको ये लिखना है हमारे को, इस सभी गतिविधि ने मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना दिया। लास्ट में ये हमारे को लिखना है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? आगे बढ़े, कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। ठीक है, क्षेत्रीय वाला प्रसार भी होते हैं। देखो, यह आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया, जिसमें खान अब्दुल गफर खान जैसे नेताओं ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपना आंदोलन अलग से छेड़ दिया वहां पर, ये सब चीजें। ठीक, नेक्स्ट हमारे सामने में आएगा 31 का ए है, भारत में बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करना लाभदायक होगा। बिल्कुल सही बात है, भारतीय में ऊर्जा की मांग जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, और उसके कारण जो हमारे जितने भी हमारे जो कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, ये सब सीमित संसाधन है, उसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और सीमित भी है और वो खत्म होने वाले भी है। तो हमारे जो हम सतत पोषणीय मार्ग को, ठीक है, हम ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करना, मतलब सतत पोषणीय मार्ग मतलब कि वह संसाधनों को चुनना जो वायु प्रदूषण नहीं करते हैंगे। ठीक है, जो वायु प्रदूषण नहीं करते हैंगे, लंबे समय तक चलने वाले हैंगे, जिनका निर्माण दोबारा किया जा सकता है, तो उन सभी संसाधनों को चुनना बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। क्या होगा? अच्छा होगा हमारे लिए चुनना। तो वही बताना है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे उसके लिए चलना क्या हो जाएगा, हमारे लिए चुनना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही बताना है कि हमारे सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करना लाभदायक होगा, मतलब उससे लाभ लाभ होगा, तो हमारे को बताना है बस। चलो करते हैं, देखो, तो इसमें हमने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं लास्ट में, तो ये पॉइंट लिखना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स है इसमें। मैंने बहुत सारे, एक पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ठीक है, छठा ये है। तो कोई भी हमारे को, कोई भी 5 इसमें से पहले हम 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट लिख करके लास्ट में हम ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, समझते हैं सब ये पॉइंट को। पहला हमारे सतत पोषणीय ऊर्जा मार्ग विकसित करने के लाभ निम्नलिखित है। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। पहला हम लिखे पर्यावरण लाभ, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे जिससे जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत का उपयोग करके इन उत्सर्जनों को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण बेहतर बनेगा। मतलब कि इससे जो हमारा हम जो सतत पोषणीय मार्ग हम अपनाएंगे, उससे क्या क्या लाभ होंगे वह हमारे को लिखने हैं। तो ये हमारा लाभ होगा पहला। ठीक है, ठीक है, ये तो पहले पॉइंट में ही आ जाएगा, पहले पॉइंट में आ जाएगा। ये दूसरा है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, कोई भी 4 लिख देना, चलो कोई बात नहीं, 4 लिख देना, 4 लिख देना, 4 लिख करके पांचवा पॉइंट ये लिख देना, बस मिल जाएगा नंबर पूरे। आगे करते सेकंड में लिखेंगे ऊर्जा सुरक्षा। भारत में वर्तमान में अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ठीक है, अब क्या है, भारत वर्तमान में अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक दूसरे देशों से क्या करता है, मंगाता है। दूसरे देशों से क्या करता है, अपना ऊर्जा, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोल सब हो गया, ये सब बाहर देशों से मंगाता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के घरेलू स्रोतों का विकसित विकसित करने से आयात पर निर्भरता कम होगी। और हर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जो भी हमारे स्रोत है, इसको हम विकसित करेंगे तो आयात पे क्या होगी, कमी होगी, जिससे और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, देश की ऊर्जा भी बरकरार बने रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। सेकंड में लिख सकते, थर्ड में लिखा आर्थिक लाभ, यद्यपि प्रारंभिक निवेश अधिक हो सकता है, मतलब कि सब नवीकरणीय ऊर्जा में स्थापित करने पे प्रारंभिक हमारा ऊर्जा क्या हो सकता है, निवेश अधिक हो सकता है, पैसे ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन लंबे अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा लागत प्रभावी होती है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा लागत प्रभावी होगी, मतलब लंबे समय पे, तो भाई उतना भुगतान, उतना जो हम लगाएंगे उतना हमारा बराबर भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और यह लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, तो ये हमारे आर्थिक लाभ इससे होगा। और तो संसाधन संसाधन संरक्षण, जीवाश्म ईंधन सीमित संसाधन है, सतत ऊर्जा मार्ग इन सीमित संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे, ये पीढ़ियों के लिए भी ये उपलब्ध रहेंगे, ये हमारा लाभ होगा। ठीक है, 4 पॉइंट लिख करके ये पांचवा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, बाकी 4 पॉइंट लिख करके ये लास्ट में लिखा है, यह तर्क स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत के लिए सतत पोषणीय मार्ग एक आवश्यक और लाभदायक कदम है। यस, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन रहेगा इसी का, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, सबको पता है आपको। हमें अपने खनिजों के संरक्षण के लिए उनका सुनियोजित और सतत पोषण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, हमारे को संरक्षण के, खनिजों के संरक्षण के लिए भाई एक प्लानिंग से उनका यूज करना चाहिए, कितना पहले तो हमारे पे कितनी क्वांटिटी में है खनिज सब, और कौन सा खनिज कितना है कितना नहीं है, आप इसका प्लानिंग करना कि कितना कितना यूज करना है, किस किस सेक्टर में यूज करना है, कितना कितना यूज करना है, ये सब चीजें। ठीक है, और एवं सतत पोषण ढंग से उपयोग करना चाहिए खनिजों को, क्योंकि ये सीमित है, तो हम लिखेंगे पहला, ये देखो, पहले ये पॉइंट है खनिजों का ठीक है, पहले ये पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है
आगे देखो, खनिजों को संरक्षण के लिए उनका सुनियोजित और सतत पोषण ढंग से प्रयोग करना निम्नलिखित तर्कों द्वारा पुष्टि किया जा सकता है। पहले तो एक पॉइंट ये लिख देना, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो कोई भी बेस्ट 5 पॉइंट हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि खनिजों का सुनियोजित और सतत पोषण ढंग से प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि वह सीमित और अनवीकरणीय है। सीमित है, क्वांटिटी में सीमित है, अनवीकरणीय, फिर से इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो पहला ये है, पहला ये जरूरी है कि भाई इसको आवश्यक है, क्योंकि यह सीमित है इसलिए आवश्यक है, ठीक है। तो उपयोग करना इसलिए आवश्यक है। अब जो क्यों आवश्यक है हमारे को, ये बेसिकली इसमें बताया, सीमित संसाधन। खनिजों के निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रिया बहुत धीमी है, मतलब कि उसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी होती है, जबकि इनकी खपत दर बहुत अधिक है और उसका यूज बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में किया जा रहा है। काम, ठीक है, तेजी से किया जा रहा है, और यह पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है और समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। सेकंड हमारा सतत विकास। दीर्घकालीन आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए खनिजों का सतत उपयोग आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी यह सुरक्षित हो सके, ये चीज। चौथा हमारा लिख सकते हैं पर्यावरण प्रभाव। खनिजों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जैसे कि भूमि क्षरण, जल वायु प्रदूषण। सुनिश्चित उपयोग इन प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है, करता है। पुनर्चक्रण और विकल्प। धातुओं का पुनर्चक्रण करके वैकल्पिक नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके हम नवीकरणीय खनिजों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। ये हमारा तकनीकी उपाय। खनन में बर्बादी को कम करके उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना, खनिजों को प्रशिक्षित करना, खनिजों को, ठीक है, खनिजों खनी को मतलब जो भी खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, को प्रशिक्षित करना भी संरक्षण में सहायक है। तो ये सब तरीकों द्वारा हम खनिज को एकदम सुरक्षित, आवश्यक मतलब कि जो हम सुरक्षित कर सकते हैं, और उसको उसका सतत पोषण, उसका सुनियोजित और सतत पोषण ढंग से हम उसका उपयोग कर सकते हैं खनिजों का, ठीक है, इस सब तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 32 का ए है, लोकतांत्रिक शासन नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक जो शासन है, नागरिकों की अपेक्षाएं, जो भी इसका विचार, नागरिकों के जो भी सोच होता है, जो भी मांग होता है, ठीक है, जो भी मांग होता है, जो वे करना चाहते हैं सरकारों से, वह के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक शासन मतलब कि नेता वेता जितने प्रधानमंत्री हो, सभी के सभी लोगों के अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उपयुक्त तर्कों द्वारा हमारे को जो जो ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसके द्वारा ये तर्क हमारा सिद्ध होता है, ये हमारे को बताना है, हमारे को नया संगत ठहराना है। चलो करते हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये, पांचों को 5 पॉइंट लिखना है। आगे चलो बढ़ते हैं। देखो, जनता द्वारा चुनाव। लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यदि सरकार नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, तो जनता के पास अगले चुनाव में उसे बदलने का अधिकार है, या अभी तख्ता पलट करने का सीधे अधिकार है भाई, ठीक है। तो भाई पहले ये सीधा ये होता है कि हमारे मतलब कि यहाँ से ये सिद्ध होता है कि भाई जो लोकतांत्रिक शासन होता है, जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यहाँ से सिद्ध होता है। सेकंड हमारा ये, हम ये भी जवाबदेही। यह व्यवस्था सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होता है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है, और सरकार को जनता द्वारा लिए गए निर्णयों और कार्यों का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। अब जो भी सरकार जो भी नियम कायदे कानून बनाते हैं, उसको भाई वो सही है कि नहीं है, भाई जनता को भाई सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए सही है, ये फायदेमंद है। ये हो गया। तो इस तरह से हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। थर्ड में लिखते हैं पारदर्शिता और निष्पक्षता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया अक्सर पारदर्शी और निष्पक्ष होते हैं, जिससे नागरिकों को सरकार के कार्यों की जानकारी मिलती है। ये हो गया। फोर्थ में से नागरिकों के अधिकार। नागरिकों को अपने हितों विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है, जिससे सरकार पर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव बना रहता है, ठीक। लोग मतलब लोग जो जो मांग करते हैं भाई, उनको सरकार को पूरा करना होता है, ठीक है। एंड शिकायतें सफलता का प्रमाण, ठीक है, शिकायतें सफलता का प्रमाण है, ठीक है। देखो, लोगों की शिकायतें लोगों की शिकायतें स्वयं लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। मगर लोगों की शिकायतें मतलब कि लोगों को जो जो चाहिए, जो जो चीजें जरूरत है, उनको समानता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले, वही लोकतंत्र की सफलता है भाई। ये सीधी सी बात है। अगर हमारा लोकतंत्र सफल है, क्योंकि लोगों की डिमांड है, इसलिए सफल है। अगर लोगों की डिमांड है, उसको पूरा नहीं कर रहा, तो लोकतंत्र सफल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि यह दर्शाता है कि लोगों में जागरूकता और वह सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं। लोगों में जागरूकता है और सरकार से वह चाहते हैं कि हमारे ये मांगे पूरी हो, जो भी सही है, जो भी सरकार को लगता है हाँ भाई ये सही चीज है, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसके पास आएगा, सरकार के पास करेंगे, ठीक है। तो इस सब चीजें पॉइंट्स हम सिद्ध कर सकते हैं कि भाई जो लोकतांत्रिक शासन हमारा होता है, हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं अभी, लोकतंत्र तानाशाही की तुलना में सामाजिक विविधताओं को बेहतर ढंग से समायोजित करता है।
लोकतांत्रिक तानाशाही की तुलना में सामाजिक विविधताओं को बेहतर ढंग से, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विविधताओं को बेहतर ढंग से क्या करता है, समायोजित, मतलब सभी को अच्छी तरह से, भाई सभी को अच्छी तरह से ट्रीट करता है, सभी को अच्छी तरह से देखभाल करता है, सभी को अच्छी तरह, जब सभी की जरूरतों को पूरा करता है। तो ये करना है, उपयुक्त तर्कों दो सहित इस कथन की हमारे को न्याय संगत ठहराना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है, सिक्स पॉइंट ये है। ठीक है, तो 6 पॉइंट है, कोई भी हमारे को बेस्ट 5 पॉइंट लिखना है। पहले पढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। यह कथन सत्य है, ठीक है, यह कथन क्या हमारा सत्य है, क्योंकि लोकतंत्र के में विभिन्न समाजी समूहों की उपस्थिति होती है, बिल्कुल सही बात है। और यह है, ठीक है, और यह समावेशिता को बढ़ावा देता है, मैं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है और संवाद को प्रोत्साहित करके सामाजिक सद्भाव बनाए रखता है, मतलब कि लोगों को आपस में जोड़े रखता है, लोगों के साथ में जोड़े रखता है ये चीज। ठीक है, तो संवाद को प्रोत्साहित करके, मैं लोगों के बीच में बातचीत करके, ठीक है, बातचीत करके हो गया, लोगों के लिए काम करके, सामाजिक सद्भाव, मतलब कि सभी के लिए समान भाव, सभी को आपस में जोड़ना, ये बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समान अधिकार। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करता है। समावेशी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकार में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, मतलब कि सभी समाज शासन के अंदर में सभी के सभी लोगों, सभी के सभी क्षेत्र के लोगों का मतलब उसमें लोग जाए, ताकि अपने सभी जो भी अपने क्षेत्र के रिलेटेड में जो भी बातें हो, तो उसमें शासन के अंदर में उनकी अपनी 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 बातों को रख सकें, और जिससे हंसिए पे पड़े रहने वाले समूह को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। हंसिए मतलब कि जो समाज के कमजोर वर्ग है। एंड फोर्थ हम लिख सकते हैं संसार, ठीक है, संघर्षों का समाधान। लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक तरीका प्रदान करता है, ठीक है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान संभव होता है। जवाबदेही, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जनता की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे वह अधिक जवाबदेह बनते हैं और सामाजिक मांगों को बेहतर ढंग से संबोधित करते हैं। ठीक, तीसरा कहते हैं सहन, ठीक है, सहिष्णुता और समझौता। सामाजिक विविधता को संभालने के लिए सरकार और जनता दोनों में सहिष्णुता, समझौता और सहभागिता की भावना आवश्यक है, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ाव देता है। ठीक है, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा। तो इस सब चीजों से द्वारा हमारा जो होता है, हमारा क्या करता है, सामाजिक विविधताओं को क्या करता है, हमारा लोकतंत्र एक अच्छी तरह से समायोजित, मतलब कि अच्छी तरह से समझो में ताल में मिला करके समाज के सभी सभी विविधताओं को, सारी सारी अलग अलग चीजों को आपस में क्या बोलते हैं, समायोजित, मतलब कि मिला जुला करके रखता है। ठीक है, भाईचारे की भावना से रखता है ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो समझ में आ रहा है, यस एंड नो कमेंट्स में जरूर बताना। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 33 का ए हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहा है बस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक स्वयं सहायता समूह का हिस्सा है। नए सदस्य के लिए स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप क्या है, आप एक स्वयं सहायता समूह का हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, या तो कर्मचारी होंगे आप, या तो कर्मचारी होंगे, या कोई सदस्य होंगे। ठीक है, तो एक नए सदस्य के लिए स्वयं सहायता समूह, एक नए सदस्य को जुड़ता है, तो उसके लिए स्वयं सहायता समूह उसके लिए क्या क्या कार्य प्रणाली करती है, क्या क्या कार्य होता है। तो नया प्रणाली जुड़ा, तो फिर स्वयं सहायता समूह उसके लिए क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं होता, जो भी प्रोसेस होता है वो हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। देखो, नए सदस्य के लिए ऐसे, ठीक है, एस एच जी की कार्यप्रणाली। पहले सदस्यता और बैठक, बात करते हैं सदस्यता और बैठक इसके अंदर बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है, आगे करते हैं। 6 पॉइंट ये है। ठीक है, चलो सदस्यता और बैठक की बात करते हैं। आप 10 से, ठीक है, 10 से 20 महिलाओं के समूह में शामिल होते हैं। आप क्या करते हैं, जो भी नया सदस्य जो होता है 10 से 20 महिलाओं के समूह में शामिल होते हैं, और इसकी साप्ताहिक या मासिक बैठकें अनिवार्य है। इसके पहले क्या होता है, इसमें जुड़ते हैं तो उसके अंदर में हमारे महिलाओं के समूह में उसको शामिल किया जाता है, प्लस में इसकी साप्ताहिक या मासिक बैठक होती है, ठीक, मीटिंग होती है, ये पहला लिखेंगे। दूसरा है नियमित बचत। प्रत्येक सदस्य को नियमित रूप से एक छोटी निश्चित राशि 25 रुपए से 100 रुपए या उससे प्लस भी, ठीक है, सामूहिक को उसमें जमा करनी होती है। मतलब कि जो सदस्य को अब क्या करना होता है हमारा, अब सदस्य को हमारा प्रत्येक जो है नियमित रूप से छोटी निश्चित राशि, ठीक है, नियमित रूप से छोटी निश्चित राशि उसको समूह में क्या करना था, समूह कोष में, मतलब समूह का जो भी हमारा समूह को में सर जो भी एम्प्लॉय होता है उसको देना होता है, जमा करना होता है पैसे को उसमें। ठीक है, तीसरा हमारा आंतरिक ऋण, समूह की जमा पूंजी के सदस्य, ठीक है, समूह की जो है समूह
समूह की जमा पूंजी से सदस्यों को उनकी छोटी जरूरतों जैसे कि बीमारी, शिक्षा, खेती के लिए बहुत कम ब्याज पर ऋण मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समूह की कम जमा पूंजी, जो भी समूह के जो भी सदस्य होते हैं सदस्य, ठीक है, उसका जो जमा पूंजी होता है, जमा पूंजी से सदस्यों को उनकी जो भी कोई सी सदस्यों को मान चलो उसको जरूरत पड़ गया, ठीक है, तो उसको कम ब्याज दर पे पैसे भी दिए जाते हैं। चौथा हमारा सामूहिक निर्णय, ऋण, ठीक है, ऋण किसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ब्याज पर क्या हो, ब्याज दर क्या होगा, यह सब सदस्य मिलकर माने एम्प्लॉय मिलकर के, ठीक है, एम्प्लॉय मिलकर के, ना कि कोई एक व्यक्ति। एम्प्लॉय हो गया प्लस में सदस्य भी इसमें कुछ जुड़े रहते हैं, तो इसमें फैसला ले लेते हैं। बैंक लिंकेज, ठीक है, 6 महीने के लगातार बचत के बाद, मतलब कि जो भी सदस्य इसमें नया सदस्य जुड़ता है तो 6 महीने तक वह अपना क्या करता है, वह उसके अंदर में हमारा पैसे जमा करता है लगातार के बाद। समूह का एक बैंक, ठीक है, समूह का एक बैंक में खाता खुलता है, समूह का, ठीक है, समूह का एक बैंक में खाता खुल जाता है, मतलब कि जो लगातार जो भी पैसे जमा होगा तो जो भी समूह, एक पूरा पूरा समूह ही बोला जाएगा, पूरा समूह, मतलब समूह के अंदर में 10 से 12, 10 से 20 लोग हैं, उसका समूह का ना एक बैंक खुलता है, ठीक है, बैंक में खाता खुलता है, ठीक है, और वह बैंक से बड़ी राशि बैंक लिंकेज के तहत ऋण के रूप में मिल सकती है, ठीक है, ऋण को पैसे में, ऋण में पैसे मिलते हैं। आय सृजन, इस ऋण से सदस्य सिलाई, पशुपालन या छोटी दुकानें जैसे छोटे उद्योगों शुरू कर आत्मनिर्भर बनते हैं, ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये प्रक्रिया होती है, जो भी नए सदस्य जुड़ता है तो ये प्रक्रिया होती है कि, और सब एसएचजी में के अंदर में जो जो चीजें कार्य प्रणाली होता है वह सभी चीज इसके अंदर में दिया गया है, ठीक है। आगे कहता है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बचत की आदत डालना, साहूकारों से बचाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है, बाकी उद्देश्य पूछा नहीं गया है, तो 6 में से कोई भी हमारे को बेस्ट 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम बस। हमारा भी है, कल्पना कीजिए कि आप एक गांव के ग्रामीण विकास अधिकारी है, किसानों के लिए ऋण के औपचारिक स्रोतों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ऋण के, ठीक है, ऋण के हमारे किसानों के लिए ऋण के औपचारिक स्रोत की उपयोगिता, मतलब कि उसके लाभ क्या है, ऋण के लिए, ठीक है, किसानों के लिए जो ऋण का जो हमारा लोन होता है उसके औपचारिक स्रोत का लाभ क्या है, औपचारिक स्रोत के लाभ क्या है किसानों के लिए, ठीक है, बहुत सारे लाभ ही लाभ है। देखो, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट, तीसरा ये हम पॉइंट लिख सकते हैं, चौथा ये लिख सकते हैं, पांचवा ये लिख सकते हैं, सिक्सथा में ये लिख सकते हैं, बस, ठीक है, 6 पॉइंट है, कोई भी बेस्ट पॉइंट। पहला है ऋण के औपचारिक स्रोत जैसे कि बैंक, सहकारी, ठीक है, सहकारी समितियां किसानों के लिए कई मायनों में उपयोगी हैं, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट वैसे है नहीं, वैसे पहला पॉइंट यहाँ से है, देखो, कम ब्याज दरें, ठीक है, और अनौपचारिक स्रोतों जैसे कि साहूकार की तुलना में औपचारिक स्रोतों पर ब्याज दरें आमतौर पर बहुत कम होती है, बिल्कुल सही बात है, और जिससे किसानों पर ऋण चुकाने का बोझ कम होता है, ये लाभ हो गया। लाभ ही लाभ लिखना है हमारे को, किसानों के लिए औपचारिक स्रोत का हमारे को लाभ ही लाभ लिखना है। सुरक्षित और विनियमित, यह स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक जैसी सरकारी निकाय द्वारा विनियमित होते हुए दिया जाता है, और जिससे पारदर्शिता, सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा है, ठीक है, तीसरा आसान शर्तें और लंबी अवधि, औपचारिक ऋण अवसर अक्सर उचित शर्तों और लंबी पूरा भुगतान अवधि के साथ, मतलब कि लंबे समय तक अब तुम्हारे को लंबा समय दिया जाता है अपनी राशि को देने के लिए, ठीक है, जिससे ऋण चुकाने के लिए, जिससे किसानों को फसल खराब होने या अन्य समस्याओं के मामले में लचीलापन मिलता है। फिफ्थ, फोर्थ हमारा आएगा उत्पादक, ठीक है, उत्पादक उपयोग को बढ़ावा, ये तीन अक्सर कृषि कार्यों, अगर आप ये सब हेडिंग ना लिख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है, यह तीन अक्सर कृषि कार्यों, उपकरण खरीदने या अन्य उत्पादक निवेशों के लिए दिए जाते हैं, जिससे किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक। एंड हमारा फिफ्थ आएगा शोषण से मुक्ति, औपचारिक स्रोत प्रणाली साहूकार द्वारा किए जाने वाले शोषण और मनमानी ब्याज दरों से बचाती है, जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता मतलब कि ऋण से ग्रामीण लोग, ग्राम के अंदर में जो भी लोग ऋण से ग्रस्त रहते हैं, मतलब पीड़ित रहते हैं, उसका मुख्य कारण होता है, ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, कोई भी 5 पॉइंट, हम 5 पॉइंट आएंगे, ये हमारे को लिखने हैं, ठीक है, मतलब कि लाभ ही लाभ लिखने हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स आपके पास में तो आप भी लिख सकते हो अपने बराबर आकर, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन आपके आएंगे 34 हो गया, 35, 36 हो गया, ये आपके 143 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके आंसर मैं आपको कराऊंगा, इसके आंसर में से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक लास्ट आपका क्वेश्चन बच जाता है मैप वाला। मैप के लिए मैंने क्या करा है, मैप के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, मैप के लिए मैंने क्या कराएगा, मैप के लिए मैंने क्या करा है, वीडियो बना दिया, मैप का वीडियो लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे,
5 सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो, ज्यादा लंबा छोटा वीडियो नहीं बना रखा है, उसमें पूरा कंप्लीट मैप मैंने करा दिया है। वीडियो की लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, जरूर देख लेना। ठीक है, तो आशा करता हूं स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन वीडियो देख के समझ में आया होगा। फिर कोई भी डाउट आउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया है दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, विश्वास करो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके अंदर में से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एमसी क्वेश्चन से लेकर सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आंसर आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने कराया। ठीक है, तो बस आज क्लास तो यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।